यावर बख्त कुछ देर पहले ही घर लौटे थे। खाना खाकर आराम की गर्द से कमरे में लेटे ही थे कि मुलाजिम ने उनके कमरे में आकर पुलिस के आने की इतला दी। पुलिस? वो हैरानगी से गोया हुए। जी साहिब, पुलिस। सबीहा बीबी अपने साथ पुलिस लेकर आई है। मुलाजिम ने मुकम्मल वजाहत के साथ यावर बख्त को आगाह किया। सबीहा पुलिस लेकर आई है? यावर बख्त पुरसोच अंदाज में बुरबुराए। मुलाजिम इतला देकर वहां से चला गया। यावर बख्त कुछ सानिये तक बैठे सोचते रहे, फिर उठकर कमरे से जा निकले। सीढ़ियां उतरते ही उनकी निगाह नीचे लाउंज में बिछे सोफे पर परेशान हाल बैठी सबीहा पर जा उठी। तुमने आज अपने महल में कदम रख ही डाला सबीहा। यावर बख्त बे इख्तियार सोच कर मुस्कुराए। अगले ही सानिये उनकी नजर सबीहा के पहलू में विराजमान आसिम पर जा ठहरी। चेहरे पर फैली मुस्कुराहट पल भर में सुकर कर नागवारी में तब्दील हो गई। सीढ़ियां उतरकर वो सबीहा की जानिब बढ़ने लगे। मुतफक्कर सी बैठी सबीहा यावर बख्त को सामने पाकर बे इख्तियार उठ खड़ी हुई। तुमने आखिर अपना असल रंग दिखा ही डाला यावर बख्त। मेरे मासूम बच्चे से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी जो उसे अगवा कर डाला? सबीहा ने जारहाना अंदाज में यावर बख्त के जानिब लपकते हुए उनका गिरेबान झंझोड़ डाला। यावर बख्त ने गहरी नजरों से सबीहा को देखते हुए अपना गिरेबान छुड़ाने के लिए उसका हाथ पकड़ना चाहा। यावर बख्त के हाथों का लम्स अपने हाथों पर महसूस करते ही जुनूनी कैफियत में गिरफ्तार सबीहा यावर बख्त का गिरेबान छोड़कर एक झटके से पीछे जा हटी। सबीहा के इस रद्दे अमल पर आसिम चेहरे पर नागवारी सजाए बेइख्तियार उठ खड़ा हुआ। सबीहा! यावर बख्त ने घबराहट के आलम में उन्हें पुकारा। सबीहा ने खशमगीन निगाहों से यावर बख्त को घूरा और अगले ही पल एक जन्नाटेदार थप्पड़ यावर बख्त के रुखसार को आग की तरह दहका गया। यावर बख्त बेयकीनी के आलम में सबीहा को देखते चले गए। ये गैर मुतवक्का थप्पड़ सबीहा की जानिब से उनकी गैरत और इज्जत पर पड़ने वाला भरपूर तमाचा था। आसिम ने आगे बढ़कर सबीहा को संभालना चाहा, मगर वो शदीद तैश के आलम में यावर बख्त को देखते हुए भड़क उठी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस कदर घटिया इंसान निकलोगे। अपनी हवस, अपनी गर्ज को पूरा करने के लिए मेरे मासूम बच्चे को अगवा कर डालोगे। सबीहा किसी बिफड़ी हुई शेरनी की तरह मानिद यावर बख्त पर झपट पड़ी। सबीहा, खुद को संभालो प्लीज। आसिम ने सबीहा को संभालते हुए यावर बख्त को तेज नजरों से देखते हुए घूरा। ये क्या ड्रामा लगा रखा है मेरे घर पर आप लोगों ने? यावर बख्त ने मुश्तअल अंदाज में सबीहा आसिम की जानिब इशारा करते हुए इंस्पेक्टर को घूरते हुए कहा। यावर बख्त साहिब, आसिम साहिब ने आप पर अपने बच्चे के अगवा का मुकदमा दर्ज कराया है। कुछ फासले पर खड़े इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर उन्हें मुखातिब करते हुए कहा। तो आपको मैं बच्चा चोर लगता हूँ? यावर बख्त ने सख्त नजरों से इंस्पेक्टर को घूरकर गुस्से से कहा। इंस्पेक्टर चंद लम्हों के लिए खामोश सा हो गया। उसके सामने खड़ा शख्स महज इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं था। यावर बख्त का शुमार मुल्क के मकबूल सियासी पार्टी के अहम अरकान में होता था और उस पर बच्चा अगवा करने की रिपोर्ट दर्ज करना उसके लिए बिल्कुल भी आसान ना था। ये तो आसिम का शुमार आला सरकारी अफसरान में होने की वजह से उसे यावर बख्त के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करना पड़ी। जनाब, ये रिपोर्ट हमने उनकी मदीयत में दर्ज की है। आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। इंस्पेक्टर ने दबे दबे लहजे में झिझकते हुए सबीहा और आसिम की जानिब इशारा करते हुए कहा। क्या मैं जान सकता हूँ बच्चा अगवा कहाँ से हुआ है? यावर बख्त ने एक गहरी नजर सबीहा के चेहरे पर डालते हुए इंस्पेक्टर से सवाल किया। इस गहरी नजर में कैसा तंज छुपा था, सबीहा को ये जानने में सिर्फ एक लम्हा लगा था। मेरे घर से अगवा हुआ है मेरा बेटा, और मैं जानती हूँ कि तुम जिम्मेदार हो इसके। तुमने दी थी मुझे धमकियां। सबीहा एक बार फिर गुस्से से देखते हुए यावर बख्त को मुरदे इल्जाम ठहराने लगी। तुम्हारा बेटा मैंने अगवा किया है, इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास सबीहा? यावर बख्त ने कड़ी नजरों से सबीहा को देखते हुए सवाल किया। उसकी निगाहों में सबीहा को अपने लिए चैलेंज सा महसूस हुआ था। सबीहा, इत्मीनान से बैठ जाओ। इंस्पेक्टर साहिब को तलाशी लेने दो, हकीकत खुद ही वाजिया हो जाएगी। कबल अज के कि वो कुछ कहती, आसिम ने यावर बख्त के सवाल की नजाकत को समझते हुए नरमी से सबीहा को समझाते हुए कहा।
और दोनों शानों से थाम कर उसे पुरसुकून रहने का कहकर इंस्पेक्टर की जानिब मुतवज्जा हुए। इंस्पेक्टर साहिब, प्लीज जाओ घर के कोने कोने की तलाशी लो। इंस्पेक्टर ने आसिम की दरख्वास्त पर अपने सिपाहियों को हदायत दी। सिपाही अगले लम्हे ही निचली और बलाई मंजिल में फैलते चले गए और यावर बख्त ने एक काटदार निगाह आसिम की जानिब उछाली और कुरूफर के साथ सबीहा के सामने सोफे पर जा बैठे। सबीहा ने तेज नजरों से यावर बख्त को देखा और नागवारी से मुंह फेर लिया। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं तुम्हें देखने के लिए आई हूँ हमाद, और तुम्हें अपनी तैयारी दिखाने के लिए आई हूँ। शबनम नैलगू रंग के इंतहाई खूबसूरत से गाउन में मलबूस उसके सामने खड़ी थी। हमाद दंग सा उसे देखता रह गया। वो जैसे कोई अप्सरा थी, इतनी हसीन, दिलकश कि वो पलकें झपकना भूल सा गया। शबनम धीरे धीरे चलते हुए उसके नजदीक चली आई। हमाद के हाथों से मोबाइल फोन गिर पड़ा। अच्छी तरह मुझे देख लो हमाद, और खुद फैसला करो। वो उसकी निगाहों के सामने आ खड़ी हुई। हमाद के लिए सांस लेना दुश्वार हो गया। शबनम के जिस्मो लिबास से उठती खुशबू उसके हवास पर छाती चली गई। वो अपनी इस कैफियत से घबराता हुआ पीछे हटने लगा। खुद फैसला करो, कौन है तुम्हारी मोहब्बत के काबिल, मैं या फारिया? शबनम हमाद के मजीद नजदीक होकर मुस्कुराती निगाहों से उसे देखते हुए गोया हुई। क्या मेरा हुस्न तुम्हें मसहूर नहीं कर रहा? क्या मेरे जज्बात तुम्हारे दिल में मेरी चाहत के कोई एहसासात नहीं जगा रहे? वो उसकी टाई को धीरे से पकड़ते हुए मजीद करीब हुई। शबनम की कुर्बत, उसके हाथों का लम्स हमाद के तन बदन में बिजली सी दौड़ गई। वो जर्जरी लेते हुए जैसे होश में आया। मुझे समझ नहीं आता, मैं हमेशा से तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी हम कदम बन कर रही, फिर भी मैं तुम्हें नजर क्यों नहीं आई हमाद? शबनम का हाथ टाई से होता हुआ धीरे धीरे हमाद के गिरे बांध तक पहुंचने लगा। शबनम के चेहरे के एक एक नकोश पर उस लम्हे अजब सी दीवानगी दौड़ रही थी। हमाद को यूं महसूस हुआ जैसे ये दीवानगी रफ्ता रफ्ता उसके वजूद को भी अपने हिसार में लपेट रही है। वो शबनम के हाथ को पूरी शिद्दत से झटकना चाहता था, मगर अपने आप को बेबसी की इंतहा पर महसूस कर रहा था। उसे सामने खड़ी लड़की शबनम नहीं, बल्कि कोई मशहूर कुन साहिरा महसूस हो रही थी, जिसकी कुर्बत उसके असाब, उसकी हिस्स को अपने वश में कर रही थी। तुमने मुझे नजरअंदाज क्यों किया हमाद? क्यों तुम इस फारिया की मोहब्बत का दम भरने लगे? तुमने मुझे मेरी मोहब्बत को बुरी तरह ठुकरा डाला। शबनम उसे उसके कॉलर से पकड़कर खुद से करीब करते हुए कहा। हमाद का जैसे अपने वजूद पर कोई इख्तियार ही न रहा था। देखो, फुर्सत से देखो, क्या मैं ठुकराने के काबिल हूँ? मैं तुम्हारी मोहब्बत डिजर्व करती हूँ या नफरत? उसके कॉलर को छोड़कर शबनम जुनूनी कैफियत में मुब्तला अपने संगे मरमर से सरापे की जानिब इशारा करते वजद के आलम में बाजू फैलाए हमाद के गिर्द दायरे की शक्ल में घूमने लगी। हमाद को लगा जैसे उसके इर्द गिर्द सारे मंजर अपना हैसियत खो बैठे हैं। उसी लम्हे अगर कोई सच्चाई थी, हकीकत थी, तो वो सिर्फ शबनम थी। मुझे देखो हमाद, मेरे हुस्न को देखो, ये तुम्हारे इश्क में मर मिटा है। मेरा वजूद तुम्हारी मोहब्बत में फना होता जा रहा है। वो झूमते हुए एक बार फिर हमाद के करीब आ चुकी। तुम्हारी एक नजर मेरे जिस्म को एक बार फिर जिंदगी का दुआम बख्श डालेगी। मेरी मोहब्बत मुरझाए जा रही है, उसे अपने जादुई लम्स से फिर से जिंदगी बख्श दो। वो उसके चेहरे पर हाथ फेर कर यकटक देखते हुए कहने लगी। हमाद गुमसुम मबहूत सा बना, पलकें झपकाए शबनम को देखता चला गया। उस पल वो बेइख्तियार था। उसके सारे इख्तियार सलब हो चुके थे। वो जैसे शबनम के वश में जा चुका था। हॉस्पिटल में मेरी शिफ्ट है और ड्राइवर मुझे लेकर जाने से इनकार कर रहा है। आप ड्राइवर को यहाँ बुलाकर मेरे सामने उसकी क्लास लें पापा। फारिया दिलावर बख्त के सामने खड़ी खुफकी भरे अंदाज में ड्राइवर की शिकायत कर रही थी। दिलावर बख्त हनूज अपने कमरे के टेरेस में खड़े थे। उनके बाएं हाथ की उंगलियों के दरमियान सुलगता हुआ सिगार दबा हुआ था और निगाहें बख्त महल के गेट पर जमी हुई थी। फारिया की शिकायत पर वो आहिस्तगी से पलटकर उसे देखने लगे। फारिया को उस पल उन निगाहों से अजनबियत सी महसूस हुई। पिदराना शफकत से महरूम उनको जांचती निगाहों में बेएतबारी थी, सफाकी थी
ایک تپش سی تھی جس کی آنچ فاریہ کے وجود کو بھی دھیرے دھیرے سلگانے لگی تھی۔ ڈرائیور کو میں نے منع کیا تھا فاریہ، اس کے چہرے کے نقوش بغور دیکھتے، اس کے تاثرات کو ٹٹولتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولے۔ مگر کیوں پاپا؟ فاریہ انتہائی معصومیت سے دلاور بخت کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ چند ثانیے تک بیٹی کی صورت دیکھتے رہے اور پھر آہستگی سے دو ٹوک انداز میں رخ پھیر کر بولے، تمہاری شادی ہونے والی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تم اب بلا ضرورت گھر سے باہر نکلو۔ میری شادی کو لے کر میں آپ کا کنسرن سمجھتی ہوں پاپا، مگر ہاسپٹل جانا میری جاب ہے، میرے کیریئر کا انحصار میری ہاؤس جاب پر ہے، میں چاہ کر بھی اس کی طرف سے غفلت نہیں برت سکتی۔ کیا آپ چاہیں گے پاپا کہ شادی کے بعد میرے عالم فاضل سسرال میں اس بات کو اچھالا جائے کہ میں اپنا ہاؤس جاب تک مکمل نہ کر سکی؟ کیا آپ چاہیں گے کہ میں سسرال میں آپ کے اس فیصلے کی وجہ سے سبکی برداشت کروں؟ فاریہ گھوم کر ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس بار اس کے لہجے میں بھی خفگی تھی، لفظوں میں شکوہ تھا اور نظروں میں ناراضگی کا شدید احساس جھلک رہا تھا۔ دلاور نے ساری بات سن کر فاریہ کو دیکھا، بیٹی کی سوالیہ نظروں کو اپنے چہرے پر جمع پا کر بے لچک لہجے میں بولے، مجھے تم پر یقین نہیں ہے فاریہ، تم اپنا اعتبار میرے فیصلے کے خلاف کھڑی ہو کر کھو چکی ہو۔ میں اپنی محبت، اپنی خوشی آپ کے فیصلے پر قربان کر چکی ہوں اور آپ میری اس قربانی کا احساس کرنے کی بجائے مجھے بے اعتبار نظروں سے دیکھ رہے ہیں پاپا۔ دلاور کے رویے سے زیادہ لفظوں نے فاریہ کو شدید ذہنی دھچکا پہنچایا تھا۔ وہ بری طرح چٹک کر بولی۔ دلاور نے ایک خاموش نگاہ اس کے چہرے پر ڈال کر پھیر لی، مجھے اگر آپ کے فیصلے کے خلاف جانا ہوتا تو آپ کے فیصلے پر سر کیوں جھکاتی پاپا؟ دلاور کی خاموشی پر وہ جتاتے ہوئے انداز میں سوال کرنے لگی، میں نے بغاوت ترک کر کے آپ کے فیصلے کو قبول کیا، مگر آپ کی یہ سوچ اور اقدام نے مجھے شدت سے احساس دلایا ہے کہ صرف میری خوشیوں کی ہی نہیں، آپ کی نظر میں میری بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ فاریہ افسوس سے سر ہلاتے کہتی چلی گئی، اس کی آنکھوں میں دکھ ہچکولے لے رہا تھا۔ دلاور بخت اسے لب بھینچے خاموش نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ فاریہ انتہائی خفگی کے عالم میں انہیں دیکھ کر کمرے سے نکل آئی۔ بخت محل سے نکل کر وہ انتہائی غصے کی حالت میں گیٹ کی جانب بڑھنے لگی۔ چھوٹی بی بی جی، ڈرائیور فاریہ کو تیزی سے گیٹ کی جانب بڑھتا دیکھ کر عجلت کے عالم میں پکارتے ہوئے پیچھے بڑھے۔ فاریہ نے تیزی سے پلٹ کر ڈرائیور کو خشمگین نگاہوں سے گھورا۔ بی بی جی، گاڑی تیار ہے، ڈرائیور نے اسے گھورتا پا کر فوراً سے سر جھکا کر آگاہ کیا۔ فاریہ کی نظریں بے اختیار دلاور بخت کے کمرے کے ٹیرس پر جا اٹھی۔ وہ ہنوز وہاں موجود تھے۔ اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر یوں سر ہلایا جیسے اسے جانے کی اجازت دے رہے ہوں۔ فاریہ استہزائیہ انداز میں مسکرا کر سر جھٹکتے ہوئے گاڑی میں جا بیٹھی۔ اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیور اپنی نشست پر جا بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے تیزی سے گیٹ کو پار کرتے بخت محل کی حدود سے باہر نکل گیا۔ پاپا، آج آپ نے ان ملازمین کے سامنے بھی میری قدر گھٹا ڈالی۔ آج احساس ہو رہا ہے یہ محل یہاں کے غلام صرف آپ کے وفادار ہیں اور بخت محل میں رہنے والے ہم سب جیسے آپ کے قرض دار ہیں۔ وہ برق رفتاری سے گزرتے نظاروں کو کھوئی کھوئی نگاہوں سے دیکھتے افسردگی سے سوچے جا رہی تھی۔ باپ تو اولاد کا، اس کی خوشیوں کا محافظ ہوتا ہے۔ آپ کیسے باپ نکلے پاپا کہ آپ نے اپنی اولاد کی خوشیوں کو ہی اپنی انا، اپنی ضد کے بھینٹ چڑھا ڈالا۔ کاش میری ماں زندہ ہوتی، وہ زندہ ہوتی تو شاید میرے لیے آپ سے لڑتی۔ فاریہ کی آنکھوں میں ماں کی جدائی کی تڑپ یک لخت نمی بن کر تیرنے لگی۔ مگر میری ماں کیسے لڑتی پاپا؟ وہ تو بیچاری شاید اپنے لیے بھی آپ سے لڑ نہیں سکی۔ آپ نے کسی رشتے کو اتنا مضبوط بنایا ہی نہیں کہ آپ کی محبت کے ضم میں وہ آپ پر اپنا حق جتا سکے، اپنی بات منوا سکے۔ آپ نے خود سے وابستہ ہر رشتے کو کمزور و بے اما کر ڈالا۔ وہ ہر رشتہ جو آپ کی ذات سے تعلق رکھتا ہے ہمیشہ اپنی بقا کی جنگ لڑتے رہنے میں مصروف رہا۔ وہ بیچارہ رشتہ آپ کے دل میں اپنے ہونے نہ ہونے کا احساس جگانے کی کوشش میں تھک تھک کر ہلکان ہو گیا، مگر آپ کو چندہ فرق نہ پڑا۔ پاپا، آپ کی ذات، آپ کی شان، آپ کی انا، غرور میں کوئی فرق نہیں آیا۔ جس گتھی کو سلجھانے کے لیے وہ در در کی ٹھوکریں کھاتی پھر رہی تھی، آج وہ گتھی سلجھ گئی، وہ راز عیاں ہو گیا۔
تو اسے اپنا آپ زخموں سے چور چور محسوس ہونے لگا۔ اس کے دلکش چہرے پر تلخی امڑ آئی، ایسی تلخی جو اس کے حسن کو صفاقی میں ڈھالنے لگی۔ مجھے اپنا آپ اندیکھی آہنی زنجیروں میں لپٹا محسوس ہوتا ہے، میری سانسیں جکڑی ہوئی ہیں، میری روح تک آپ کی سنگ دلی سے چھلنی چھلنی ہو چکی۔ مجھ میں آپ کا ظلم برداشت کرنے کی مزید سکت نہیں بچی پاپا۔ فاریہ نے بے دردی سے اپنی ہتھیلیاں رگڑ کر بہتے اشک کے نشان کو اپنے رخسار پر سے مٹا ڈالا۔ آپ بھول گئے ہیں کہ میں بھی فاریہ دلاور بخت ہوں، آپ کی بیٹی۔ وہ ایک زم سے گردن اکڑا کر ہاسپٹل کے گیٹ کو دیکھنے لگی۔ میں اپنی محبت نہ آپ کی ضد پر قربان کروں گی، نہ ہی آپ کی بیٹی شبنم کی خواہش پر۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ فاریہ گاڑی سے نکل کر دل میں موسم ارادہ باندھتی ہاسپٹل کے اندر داخل ہو گئی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں حماد، بے انتہا محبت۔ شبنم کی مرمری انگلیاں حماد کی گھنے سیاہ بالوں میں کہیں گم ہوئی جا رہی تھی۔ ادراک بھلے اب ہوا ہے، مگر یہ محبت تو شاید بچپن سے ہی میرے دل میں موجود تھی۔ وہ حماد کو دیوانگی کے عالم میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تمہارے دل میں بھی تو یہ محبت ہوگی نا حماد، بس تمہیں ادراک ہونا باقی ہے۔ مگر فکر نہ کرو، ہماری محبت کا ادراک آج ہی تمہیں کرا کر رہوں گی۔ شبنم کے ہاتھ بہکے بہکے انداز میں حماد کی گردن سے ہوتے ہوئے اس کی شرٹ کے کولر پر آ ٹھہرے۔ میں ہمیشہ سے تمہارے ساتھ رہی حماد، تمہاری نظروں کے سامنے، تمہارے بچپن، تمہاری جوانی کی ساتھی۔ وہ قریب ہو کر حماد کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی۔ حماد کے پورے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ پھر تم زندگی کے ساتھی کے طور پر فاریہ کو کیسے چن سکتے ہو حماد؟ ایک دم اس کی آواز تیز ہوئی۔ ایک جھٹکے سے پیچھے ہو کر اس نے اپنے ہاتھوں میں جکڑا حماد کا کالر جھٹک ڈالا۔ حماد بے اختیار آگے ہو کر شبنم کے چہرے پر آ جھکا۔ شبنم کے لبوں پر دل آویز مسکراہٹ پھیل گئی، قبل از کے کہ وہ کچھ کہتی۔ دروازے پر ہوتی دستک نے حماد کے سوئے ہوئے بیدار کو یک لخت بیدار کر ڈالا۔ حماد کہاں ہو یار؟ ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ وہ یار گیٹنگ لیٹ حماد۔ وہ جیسے کسی سحر میں مبتلا اپنی سدھ بدھ کھو چکا تھا، مگر ارسل کی آواز نے اسے بر وقت بیدار کر ڈالا۔ اس نے چونک کر بے اختیار دروازے کی سمت دیکھا۔ اگلے ہی پل اسے خود سے بے حد قریب شبنم کے وجود کا احساس گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا۔ اسے دیکھ کر حماد نے بوکھلاہٹ کے عالم میں زور سے پڑے دھکیلا۔ شبنم جو گھبرائے ہوئے انداز میں دروازے کو دیکھ رہی تھی، اس غیر متوقع رد عمل پر جھٹکا کھاتے دور جا گری۔ جلدی آؤ یار، ہم سب باہر انتظار کر رہے ہیں تمہارا۔ ارسل تاکیدی صدا لگاتا وہاں سے چلا گیا۔ کس لیول پر جا پہنچی ہو تم، کچھ اندازہ بھی ہے تمہیں؟ وہ دانت کچکچاتے انتہائی غصے کے عالم میں اس کی جانب بڑھا۔ شبنم متوحش سی بے اختیار پیچھے ہٹی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ غلطی کہاں ہوئی، ہماری نیک نیتی میں یا پھر اماں بی کی تربیت میں۔ اسے نفرت امیز نگاہوں سے گھورتا ہوا دبے دبے لہجے میں گرایا۔ نہیں، اماں بی کی تربیت غلط نہیں ہو سکتی، میں مرد ہو کر نہیں بگڑا تو تم کیسے اتنے ہلکے کردار کی نکل آئی؟ بولو، جواب دو۔ وہ مشتعل انداز میں استفسار کرنے لگا۔ شبنم بے اختیار نظریں چرا گئی۔ سمجھ گیا، یہ قصور فطرت کا نہیں، ضرور تمہاری رگوں میں انتہائی گندا خون دوڑ رہا ہے، اس قدر آلودہ کہ ہمارے گھرانے کی پاکیزگی بھی اس کی آلودگی کو دور نہیں کر سکی۔ وہ حقارت سے اسے زمین پر پڑا دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ شبنم کو اس کا کہا گیا ایک ایک جملہ تیر کی مانند دل پر لگا۔ اتنی گر چکی ہو کہ آج تمہیں اپنی بہن کہنا بھی مجھے گوارا نہیں۔ محبت کیا، تم تو میری نفرت کے لائق بھی نہیں رہی۔ تمہیں دیکھ کر ذہن میں ایک ہی لفظ ابھرتا ہے۔ حماد نے اسے حقارت سے دیکھتے ہوئے اپنی شرٹ ٹھیک کی، ٹائی کی گیرا کھول کر نئے سرے سے باندھتے ہوئے کہہ کر اس پر جھکا۔ شبنم کے چہرے پر ذلت کا احساس رقم تھا۔ تم اپنا کردار پستی میں گرا چکی ہو، میری نظر میں اب تم ایک ہرافہ ہو، ہرافہ۔ حماد اسے دھتکارتے ہوئے انداز میں دیکھ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ شبنم کا وجود جیسے اس ایک لفظ سے پتھرا گیا۔ ہرافہ؟ وہ ہولے سے بے یقینی سے بڑبڑائی۔ حماد نے مجھے گالی دی؟ اس نے مجھے ہرافہ کہا؟ وہ بے یقین سی اس ایک لفظ کی بار بار تکرار کرتی رہی۔ وہ یہ بھول چکی تھی کہ حماد کو اس نہج میں لانے والی وہ خود تھی۔
اس نے نہ اپنے کردار کی حرمت کی پرواہ کی، نہ اپنی ذات سے وابستہ لوگوں کی عزتوں کا خیال رکھا۔ اس نے پاتال میں گرنے کا انتخاب خود کیا تھا۔ حماد نے اسے لاکھ بچانا چاہا، مگر اپنے ساتھ ساتھ وہ اسے بھی ذلت کے پاتال میں دھکیلنے کو بے تاب تھی۔ وہ عزت دار تھا، بچ نکلا، مگر وہ اپنی سطحی سوچ، بے لگام جذبات کے پیچھے بھاگتی بھاگتی پستی میں جا گری۔ ہرافا ہرافا، کمرے کے دیوار بھی اس پر ہنستے ہوئے فکرے کس رہے تھے۔ اس کے کان کے پردے پھٹنے کو تھے۔ نہیں، نہیں ہوں میں ہرافا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے کان بند کیے، زوردار آواز میں چیخ پڑی۔ حد کرتے ہو حماد، تیار ہونے میں اتنی دیر؟ دلہا میں ہوں یا تم؟ حماد کمرے سے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا نکلا تو سب سے پہلے اسے سامنے کھڑے ارسل کی خفگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنے بھیا کی شادی میں مجھے اپنی تیاری تو غضب کی ہی رکھنی تھی نا، وہ ہر ممکن حد تک اپنے لہجے کو خوشگوار بناتے ہوئے بولا۔ یہ الگ بات تھی، اس پل اس کے دل و دماغ میں جھکڑ چل رہے تھے۔ شبنم کو وہ جتنا کچھ کہہ کر آیا تھا وہ بہت کم تھا۔ وہ آج اسے اچھی طرح احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ ان حرکتوں کے باعث اس کی نظروں سے کس قدر گر چکی ہے۔ ویسے تیاری تو واقعی گزب کی تم نے، ارسل نے مسکرا کر ارسل نے مسکرا کر اسے توصیفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تھینک یو بھیا جانی، مگر میری تمام تیاری آپ کے آگے فیل ہے۔ آج آپ کا دن ہے بھیا، اور آپ نے بالکل بھی یہ موقع نہیں گنوایا۔ بریڈ پٹ کو ماند دیتے نظر آ رہے ہیں آپ۔ حماد خوشی سے ارسل کے گلے لگتے ہوئے تعریفوں کے پل باندھنے لگا۔ یہ تعریف کر رہے ہو یا مبالغہ آرائی؟ ارسل اس کی تعریف پر ہنستے ہوئے بولا۔ مبالغہ آرائی بھی تو آپ سے بطور کمپلیمنٹ لی ہے بھیا جانی، حماد نے شرارت سے چھیڑتے ہوئے کہا۔ ارسل بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ ہمیشہ اسی طرح مسکراتے رہیے بھیا جانی، حماد نے بھائی کو مسکراتا دیکھ کر دل ہی دل میں دعا کی۔ بابا گرینی سب کہاں ہیں؟ خیال آنے پر اس نے استفسار کیا۔ سب گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں، تمہارا اور شبنم کا انتظار کر رہے ہیں۔ تم تو آ گئے، مگر یہ شبنم نہ جانے کہاں رہ گئی، اس کے کمرے میں بھی دیکھ کر آ رہا ہوں، وہاں بھی نہیں ہے۔ ارسل بتاتے بتاتے ایک دم فکر مند ہوا۔ یہیں کہیں ہوگی، اس نے کہاں جانا ہے، ایک بار پھر گھر دیکھ لیں۔ شبنم کے ذکر پر حماد کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ لا تعلقی کا مظاہرہ کرتے کندھے اچکا کر باہر چلا گیا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ حماد کے اس رویے پر ارسل حیرانگی سے اسے دیکھ کر شبنم کو آوازیں دیتا آگے بڑھا۔ شبنم! وہ آواز لگاتا حماد کے کمرے کے سامنے سے گزرا۔ ایک دم گھٹی گھٹی سی کسی کی رونے کی آواز آتی۔ آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ وہ بے اختیار دروازے کھول کر اندر داخل ہوا۔ اندر کا منظر دیکھ کر ارسل بری طرح لرز اٹھا۔ شبنم انتہائی برے حال میں زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا خوبصورت لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ ارسل شدید شوقڈ کے عالم میں اس کی جانب بڑھا۔ یہ کیا حال بنایا ہوا ہے تم نے؟ وہ حیران و پریشان سا شبنم کے روبرو بیٹھتا ہوا بولا۔ شبنم ارسل کو سامنے پا کر بلک بلک کر رونے لگی۔ کیا ہوا شبنم؟ تم کیوں رو رہی ہو اس طرح، اور یہاں حماد کے کمرے میں کیوں بیٹھی ہو؟ ارسل مضطرب سا شبنم کے حلیے، اس کی کیفیت کو دیکھ کر پریشانی سے استفسار کرنے لگا۔ ارسل بھیا، شبنم ارسل کو آنسوؤں سے تر آنکھوں سے دیکھتے ہوئے ایک دم سینے سے جا لگی۔ اس کی اس غیر متوقع حرکت پر ارسل بری طرح گھبرا اٹھا۔ کیا ہوا ہے شبنم؟ کچھ بتاؤ تو صحیح مجھے۔ ارسل بھیا، حماد نے، وہ ہچکیوں کے درمیان بامشکل بول پائی۔ حماد نے کیا کیا شبنم؟ ارسل عجب خدشات میں مبتلا شبنم کو دونوں بازوؤں سے تھام کر خود سے علیحدہ کرتے ہوئے بولا۔ حماد نے مجھے، شبنم نے روتے ہوئے اپنے پھٹے کپڑوں کو دیکھا اور پھر ارسل کی جانب دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ کر حماد نے مجھے، شبنم نے روتے ہوئے اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں کو دیکھا اور پھر ارسل کی جانب دیکھ کر بات ادھر ادھر چھوڑ کر پھپک پھپک کر رو پڑی۔ حماد نے تمہیں کیا؟ آخر کہنا کیا چاہ رہی ہو تم؟ ارسل نے الجھی ہوئی نظروں سے شبنم کو دیکھتے ہوئے ناسمجھی سے دریافت کیا۔ گھر میں کہیں بھی بچہ موجود نہیں، انسپکٹر نے صبیحہ اور عاصم کو دیکھتے ہوئے مطلع کیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بیٹے کو اسی نے اغوا کروایا ہے، اس نے دھمکی دی تھی مجھے، صبیحہ بے اختیار تڑپ کر غصے سے یاور بخت کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ میڈم کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟
इंस्पेक्टर ने कड़े तेवर के साथ पूछा। आसिम भी सर उठाकर सबीहा को सवालिया नजरों से देखा। क्या जिस बात का सबूत ना हो वो हकीकत नहीं रहती? जब मैं कह रही हूँ कि इस शख्स ने मुझे धमकी दी थी और इसी ने मेरे बेटे को अगवा करवाया है, तो ये गलत नहीं है। आप पूछें इससे, कहाँ छुपा रखा है मेरे बेटे को? सबीहा ने चटक कर यावर बख्त को देखते हुए इंस्पेक्टर को जवाब दिया। मैडम, कानून सबूत की बुनियाद पर अपना शिकंजा कसता है। आपके कहने पर हमने यावर बख्त साहिब के घर पर छापा मारा, मगर बच्चा तो क्या, कोई सबूत भी नहीं मिला। ये तो उनकी शरारत है जो उन्होंने आपके खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। ये तो इनकी शराफत है जो उन्होंने आपके खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। चलिए जनाब आसिम साहिब, थाने चलकर बात करते हैं। इंस्पेक्टर ने प्रोफेशनल अंदाज में बात निपटाते हुए कहा। यावर बख्त खामोशी से सबीहा के चेहरे पर नजरें जमाए खड़ा था। चलो सबीहा, थाने चलते हैं। आसिम ने सबीहा को साथ लगाते एक नजर यावर बख्त के चेहरे पर डाली और इंस्पेक्टर के साथ बातें करता वहां से जाने लगा। सबीहा ने पलटकर झुलसती निगाहों से यावर बख्त को देखा था। यावर बख्त उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में बला की सफा की थी। सबीहा के तन बदन में खौफ की लहर दौड़ गई। वो दोनों थाने से थके हारे घर लौटे थे। तब ही रशीदा हाँफते कांपते इन दोनों के पास चली आई। बीबी जी, दिलावर मिल गया। क्या कहा? दिलावर मिल गया? आसिम मुतहय्यर सा उठ खड़ा हुआ। जी साहिब, मिल गया। रशीदा ने दोनों को बारी बारी देखते हुए कहा। कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? सबीहा बेताब सी उठ खड़ी हुई। बीबी जी, दिलावर स्टोर में छुपा हुआ था। आप लोगों के जाने के बाद उसके रोने की आवाज आई, तब मैंने स्टोर में जाकर देखा। रशीदा तफसील बताते हुए बोली। सबीहा हक्का बक्का सी खड़ी रह गई। ओ मेरे खुदा, आसिम स्टोर में बंद था, मगर वो वहां चला कैसे गया? आसिम सबीहा को घूरते हुए इस्तफसार करने लगा। कहाँ है अब मेरा बेटा? सबीहा आसिम की बात को नजरअंदाज करते हुए रशीदा से इस्तफसार करने लगी। बीबी जी, उसे सुला दिया है मैंने, कमरे में गहरी नींद सो रहा है। रशीदा के इतना कहने पर सबीहा और आसिम बेइख्तियार कमरे की जानिब बढ़े। दिलावर हकीकत में बिस्तर पर गहरी नींद सो रहा था। दिलावर, मेरी जान। सबीहा बेताब सी आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भरकर प्यार करने लगी। आसिम भी इत्मीनान भरी सांस अपने सीने में उतारते हुए आगे बढ़ा। शुक्र है दिलावर मिल गया, मगर जिंदगी में पहली बार मुझे तुम पर शदीद गुस्सा आ रहा है सबीहा। आसिम ने बिस्तर पर बैठते हुए इंतहाई संजीदगी से कहा। सबीहा धंग सी उसे देखने लगी। मुझ पर गुस्सा? सबीहा की आंखों में सवाल ही सवाल थे। हाँ, तुम पर गुस्सा सबीहा। तुम हमारे बच्चे का ख्याल नहीं रख सकी और बिना तलाश किए तुम पुलिस लेकर यावर बख्त के घर जा पहुंची। आसिम ने गुस्से से सबीहा को देखते हुए कहा। आसिम, मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा यावर बख्त। सबीहा ने आसिम को पहली बार इतने गुस्से में देखा। वो बुरी तरह घबरा कर वजाहत देने लगी। प्लीज सबीहा, यावर बख्त को अपने जहन पर इतना हावी ना करो कि हमारी अज़दवाजी जिंदगी मुतासिर होने लगे। आसिम बुरी तरह जिच आकर सबीहा की बात काट कर कहने लगा। आसिम, मगर मैं तो खुद नहीं चाहती कि इस बदबख्त इंसान की वजह से हमारी जिंदगियां मुतासिर हों। सबीहा रूहान सी होकर बोली। तुम नहीं चाहती, मगर उसके बावजूद हमारी जिंदगियां मुतासिर हो रही हैं। सबीहा, तुम्हें एहसास है इस बात का कि आज तुमने कितनी बड़ी गलती कर डाली है? आसिम मुस्तरब से अंदाज में सबीहा को एहसास दिलाते हुए कहने लगा। क्या मतलब, कैसी गलती? सबीहा मुतहय्यर सी आसिम को देखने लगी। दिलावर घर में मौजूद था और उसे घर में सही तरह से तलाश करने की बजाय तुमने यावर बख्त पर इल्जाम लगा डाला। मुझे भी इस हद तक परेशान कर डाला कि मैं यावर बख्त के घर पुलिस लिए जा पहुंचा। कुछ अंदाजा भी है कि कितनी संगीन गलती हमसे सरजद हो चुकी है। आसिम बेचैनी से टहलते टहलते एकदम सबीहा के रूबरू बैठकर सवालिया नजरों से देखते हुए बोले। मैं नहीं समझ पा रही आसिम। सबीहा नासमझी से शोहर को देखकर परेशानी से बोली। यही तो मसला है, तुम समझ नहीं पा रही। सबीहा, यावर बख्त को महज अपना साबका शोहर समझना छोड़ दो। वो एक इंतहाई पुरअसर और पुरसूख सियासी जमात का आला ओहदेदार है। माजी में ना जाने वो इतना बारसूख था या नहीं, मगर अब वो बेहद पावरफुल इंसान बन चुका है।
तुम जानती हो, इंस्पेक्टर उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने घर की तलाशी लेने से कुतरा रहा था, और अब जब इंस्पेक्टर को इल्म होगा कि हमारा बेटा इसी घर में मौजूद था, तो हम लाइलम बने दूसरों पर इल्जाम लगाते रहे, तो जानती हो कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा हमें। आसिम बोलते बोलते एकदम रुक कर सबीहा से सवाल करने लगा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो शर्मिंदगी से सर झुका गई। सिर्फ यही नहीं सबीहा, जानती हो मुझे असल फिक्र क्या है? आसिम ने उसके झुके हुए सर को देखते हुए कहा। क्या है असल फिक्र? सबीहा ने बेसाख्ता सर उठाकर आसिम को देखते हुए सवाल किया। यावर बख्त, जो इल्जाम तुमने उस पर लगाया, जो तजलील तुमने उसके घर जाकर की, वो कभी नहीं भूलेगा। वो जिस हलके में मूव करता है, वहां जरा जरा सी बात का पतंगर बनते जरा देर नहीं लगती, और ऐसे में जो कुछ भी तुमने उसके साथ किया, क्या उसकी जग हंसाई नहीं हुई होगी? आसिम उसे उसकी गलती की संगीनी का अदराक दिलाते हुए कहते कहते रुक गया। शोहर की बात सुनकर सबीहा के चेहरे पर भी परेशानी के तफक्कुर की लकीरें खींचने लगी। मुझे डर है सबीहा, कहीं वो अपनी इस तजहीक का बदला हमें या हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचा कर न ले। आसिम की आवाज बदतरीन अंदेशों में डूबी हुई थी। अल्लाह ना करे आसिम, अल्लाह ना करे। सबीहा का दिल बुरी तरह दहल उठा। वो सीने पर हाथ रखे तड़प कर आसिम को देखने लगी। तुम दुआ करो सबीहा, बाकी मैं मामला संभालने की कोशिश करता हूँ। आसिम थके थके अंदाज में गहरी सांस लेता उसे तसल्ली देकर उठ खड़ा हुआ। सबीहा शोहर की तसल्ली पर बामुश्किल सर हिला सकी। और प्लीज सबीहा, दिलावर का ख्याल रखना। आसिम जाते जाते एकदम पलटकर उसे ताकीद करते हुए बोला। सबीहा ने शोहर के परेशान कुन चेहरे को देखकर धीरे से इस बात में सर हिला दिया। आसिम के जाने के बाद वो कितनी देर तक दिलावर को सीने से लगाए यावर बख्त को सोचती रही। उसकी धमकियां, सर्द निगाहें, उन निगाहों में मुख्फी उसके खौफनाक इरादे, सबीहा के तन बदन में झरझरी सी दौड़ गई। आसिम की बात उसे सच लगने लगी। यावर बख्त ने जाते वक्त उसे जिन नजरों से देखा था, इन नजरों का सही मफहूम उसे अब समझ आ रहा था। या अल्लाह, गारत हो जाए यावर बख्त, हमारी जिंदगियों से कहीं दूर चला जाए ये बदबख्त इंसान। सबीहा अंदेशों वसवसों में घिरी यावर बख्त को कोसें बद्दुआएं देने लगी। हमाद ने मेरे साथ? शबनम ने अरसल के उलझन भरे चेहरे को देखा और फिर अटक अटक कर बोलना शुरू हुई। वो फैसला कर चुकी थी उसे क्या कहना है। वो सोचे समझे मंसूबे के तहत कहे जा रही थी कि हमाद ने उसके साथ ज्यादती की कोशिश की, मगर उसी लम्हे दरवाजे पर हमाद आ खड़ा हुआ। उसे इस तरह रोता पीटता देखकर हमाद का माथा बुरी तरह ठनका था। ये अब कौन सा नया ड्रामा करने जा रही है? हमाद ने कोफत भरे अंदाज में सोचा। तुमने मुझे हराफा कहा था ना हमाद, अब देखो हराफा होती क्या है। शबनम ने उसे बड़ी जताती हुई निगाहों से देखा। नजरों के इस तबादले ने हमाद को बुरी तरह उलझा डाला। उसकी छठी हिस्स उसे अनकरीब कुछ गलत होने का इशारा देने लगी। हाँ बोलो शबनम, क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ? हमाद कुछ सोचकर उसी के अल्फाज दोहराते हुए छोटे छोटे कदम उठाता कमरे में दाखिल हुआ। अरसल अकब से आती हमाद की आवाज पर चौंक कर पलटा। हमाद, क्या हुआ है शबनम को? ये इस तरह यहाँ क्यों बैठी है? अरसल ने फिक्रमंदी से उठकर हमाद की जानिब मुतवज्जा होते हुए सवाल किया। कबल आजके के हमाद कुछ कहता, शबनम ने चौंक कर अरसल को उठते हुए देखा और फिर एक झटके से उठ खड़ी हुई। अरसल भाई, हमाद ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसने मेरे साथ। शबनम ने तेज नजरों से हमाद को देखते हुए कहना शुरू किया था, मगर उसके अल्फाज एकदम से साकत हो गए। फिरोज हसन और ग्रैनी अचानक उसकी नजरों के सामने दरवाजे पर आ खड़े हुए। क्या हुआ है शबनम? ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? तुम तो अच्छी भली तैयार थी, फिर ये क्या हुआ तुम्हारे लिबास को? ग्रैनी ने अचंभे से उसे देखते हुए सवाल किया। सब यहाँ मौजूद हैं। हमाद को अपनी मोहब्बत के सामने सर झुकाने और तजलील का बदला लेने का इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता। शबनम दिल ही दिल में सोचकर हमाद को सहमे हुए अंदाज में देखती बेइख्तियार ग्रैनी की जानिब बढ़ी। ग्रैनी को आंसू भरी निगाहों से देखते बेसाख्ता लिपट गई। अरे मेरी बच्ची, बताओ तो हुआ क्या है? क्यों इस तरह जारो की तार रो रही हो? ग्रैनी बुरी तरह परेशान होते हुए कहने लगी। तुम बताओ हमाद, आखिर माजरा क्या है? क्यों रो रही है शबनम इतनी बुरी तरह? फिरोज हसन हमाद को परेशानी से देखते हुए इस्तफसार करने लगे।
बाबा जानी, मैं बताती हूँ आपको। मैं इन्हें परफ्यूम देने आई थी और उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया। हमाद के कुछ कहने से कबल ही शबनम तेज तेज लहजे में हमाद की जानिब इशारा करके बताने लगी। आखिरी जुमला उसने इंतहाई ड्रामाई अंदाज में रोते हुए अदा किया। अच्छा, क्या बुरा किया मैंने तुम्हारे साथ? हमाद ने चंद कदम आगे बढ़कर सर्द नजरों से उसे घूरते हुए सवाल किया। प्लीज यार, तुम लोग अब ये सस्पेंस खत्म भी करो। हमाद, कुछ अंदाजा भी है तुम्हें कि कितनी देर हो चुकी है? मारियाना कब की बीच पर पहुंचकर शिद्दत से हम सब का इंतजार कर रही है, मगर तुम दोनों के झगड़े ही खत्म नहीं हो रहे। अरसल शबनम की फैलाई हुई इस ड्रामाई सिचुएशन से जिच आकर बेजार लहजे में बोला। बिल्कुल सही कह रहा है अरसल, बात क्या है आखिर? तुम दोनों बताते क्यों नहीं हो? फिरोज हसन भी दोनों को खौफगी से देखते हुए बोले। बात कुछ भी नहीं है पापा, शबनम को यह ड्रेस पसंद नहीं आ रहा था और वो इस वक्त बाजिद थी कि मैं इसे मार्केट लेकर जाऊं और कोई दूसरा ड्रेस दिला दूं। वक्त इतना नहीं था कि मैं इसे मार्केट लेकर दूसरा ड्रेस दिलाता, इसीलिए मैंने इसे समझाया कि जिद छोड़ो, इसी ड्रेस में तकरीब अटेंड करो, मगर ये बात मानने को तैयार ही नहीं, इसीलिए कमरे में मुंह फैलाए बैठी हुई थी। हमाद ने इन सब को देखते हुए सोच समझकर बहाना घड़ा। शबनम की इंतहाई गिरी हुई हरकत के बावजूद वो अभी भी उसकी इज्जत और हुर्मत का ख्याल रख रहा था, तब ही सच्चाई बताने से गुरेजा था। अरसल समेत उन सब ने हमाद की सारी बात सुनकर सुकून का गहरा सांस लिया। ये झूठ है, गलत बयानी कर रहे हैं ये। शबनम एकदम से चटक पड़ी। अच्छा, ये झूठ है तो एक काम करते हैं, तकरीब से वापसी पर सीसीटीवी पर चेक कर लेंगे, फिर सबको पता चल जाएगा कि कौन कितना सच्चा और कितना झूठा है। हमाद ने हल्के फुल्के अंदाज में कंधे उचकाकर जताते हुए शबनम की बात का जवाब दिया। हाँ, ये ठीक है, तुम दोनों का झगड़ा तकरीब से वापसी पर निपटाएंगे। जाओ शबनम बेटा, हुलिया ठीक करके जल्दी से आओ, हम लोग गाड़ी में बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फिरोज हसन ने हमाद की बात से मुत्तफिक होते हुए उन सबको अपना फैसला सुनाकर अरसल से मुखातिब हुए। चलो अरसल बेटा। अरसल सर हिलाता फिरोज हसन के साथ कमरे से बाहर निकल गया। हमाद भी गरैनी को अपने साथ लिए एक जताती हुई नजर शबनम पर डालकर कमरे से बाहर निकल आया। ओ माय गॉड, सीसीटीवी को मैं कैसे भूल गई? शबनम बुरी तरह सटपटाकर सर पर हाथ मारते बुदबुदाई। शुक्र है बचत हो गई, अगर कुछ ऐसा वैसा बोल देती तो बहुत बुरा फंसती। बुरबुराते हुए आईने के सामने खड़ी होकर बालों में ब्रश फेरने लगी। कितना मुश्किल होता जा रहा है हमाद के दिल में अपनी मोहब्बत का एहसास जगाना। वो टिश्यू की मदद से अपने चेहरे पर फैले काजल का निशान साफ करने लगी। लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी, तुम्हें इतना बेबस कर दूंगी हमाद कि तुम फारिया को छोड़कर मुझे अपनाने पर मजबूर हो जाओगे। आईने की पुरशफाफ सतह पर झलकते अपने सरापे का तनकीदी जायजा लेते हुए शबनम ने फातिहाना अंदाज में मुस्कुराकर खुद को देखा और कमरे से निकल गई। तुम नहीं जानती सबीहा, जो थप्पड़ तुमने मुझे मारा है वो तुम्हें किस कदर महंगा पड़ने वाला है। यावर बख्त सिगरेट सुलगाए लाउंज में टहलते हुए सोच रहे थे। उनकी निगाहों के सामने अब तक वो मंजर घूम रहा था जब सबीहा ने सबके सामने उन्हें थप्पड़ मारा था। जिंदगी उनके साथ बड़े नराले खेल खेलती आई थी। बाप के किरदार की गंदगी का तावान उन्हें अपनी खुशियां कुर्बान करके अदा करना पड़ा। महमूद बेग का धोखा, सबीहा की जुदाई, सज्जल की बेवफाई, औलाद की महरूमी, उनकी जिंदगी तो जैसे एक के बाद एक आजमाइश का घड़ा बन चुकी थी। एक इम्तिहान खत्म होता नहीं कि दूसरा शुरू हो जाता, मगर वो मजबूती से खड़े रहे, हर मुश्किल का जमकर मुकाबला करते रहे, अपने रास्ते के तमाम हरीफों का नामो निशान मिटा डाला। मगर सबीहा का गम उन्हें बेचैन रखता था, बेकुल रखता था, खास तौर पर जब से उन्होंने उसे आसिम और उसके बेटे की संगत में खुशी से नहाल देखा था। तब से वो एक अनदेखी आग में झुलस रहे थे। जब से वो नामुराद रहे तो सबीहा बामुराद कैसे हो सकती है? उनके नसीब के हिस्से में मायूसी रकम थी तो सबीहा को क्यों खुशियां मिली? उन्होंने धुतकार डाला था सबीहा को। भला धुतकारे हुए लोग कैसे मार्फत पा लेते हैं? क्या धुतकारने से किसी के नसीब संवर सकता है? वो सबीहा के हवाले से सोचते हुए काफी देर तक टहलते रहे। अचानक फोन पर बजने वाली घंटी ने उनकी तवज्जो अपनी जानिब मबसूल कर ली। वो अजलत के आलम में टेलीफोन की जानिब बढ़े। हेलो, यावर बख्त बात कर रहा हूँ। वो सोफे पर बैठते हुए
पुररौब अंदाज में बोले। जानता हूँ, काम अच्छी तरह किया है तुमने। वो पुरइसरार अंदाज में मुस्कुराते हुए गोया हुए। आसिम के घर की मुलाजमा का मुआवजा दे दिया। सिगरेट का भरपूर कुश लगाते हुए उन्होंने इस्तफसार किया। उस औरत ने घर से बच्चा गायब करने में तुम लोगों की मामनत की और फिर बाद में इन दोनों मियाँ बीवी की गैर मौजूदगी में बच्चा भी घर पर ले आई। समझो तुम लोगों की राजदार है वो। खास नजर रखना उस पर। जब तक काम नहीं निकलता उस औरत को अपने हाथ में रखो। यावर बख्त तहुक्माना अंदाज में बोले। ठीक है, अगले काम के लिए तैयार रहो। बस ख्याल रखना ये काम पहले से भी ज्यादा एहतियात के साथ करना है। यावर बख्त ने ताकीद करते हुए फोन क्रैडल पर रख दिया। उनके चेहरे पर पुरइसरार से मुस्कुराहट फैल गई। ओह सबीहा, तुमने ठीक कहा था। तुम्हारा बच्चा मैंने ही अगवा कराया था। सिगरेट का कुश लगाकर धुएं का मरगुला छोड़ते हुए वो खुद कलामी के अंदाज में गोया हुए। और कितनी भोली हो तुम, अपने बच्चे को ढूंढने मेरे ही घर पर चली आई, जैसे मैं बेवकूफ हूँ जो यहाँ से उसे छुपा कर रखूंगा। वो हंसते हुए उठ खड़े हुए। तुम्हें क्या लगता था सबीहा, तुम पुलिस लेकर आओगी और अपने बच्चे को मुझसे छुड़ा लोगी? बेवकूफ औरत, ये पुलिस भी मेरे घर की बांदी है और तुम्हारे घर की मुलाजमा भी मेरे हाथों बिक चुकी है। तुम बस अब देखती जाओ कि मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। जो थप्पड़ तुमने मेरे मुंह पर मारा है, इसकी गूंज तुम्हें पछतावे की सूरत सारी जिंदगी सुनाई देगी। यावर बख्त की सुर्ख आंखों से उस पल इंतकाम झलक रहा था। ऊंचा बीच की सुनहरी रेत पर सफेद कुर्सियां बड़ी तरतीब से दोनों जानिब सजी हुई थी और इन कुर्सियों के दोनों इतराफ के दरमियान सफेद कालीन बिछी थी, जिसके दोनों इतराफ सफेद संगे मरमर के नकूश रंग फूलों से सजे गुलदान रखे थे। कालीन और गुलदान का सफर नीले समंदर का रुख किए एक इंतहाई खूबसूरत गेट के सामने माथा टेक कर खत्म होता था। गेट सफेद और गुलाबी फूलों से सजा था। गेट के दोनों इतराफ हल्का गुलाबी जालीदार पर्दा गेट के निगहबान की सूरत गोया हाथ बांधे खड़ा था। फूलदार गुलाबी गेट से नीले जहां का नजारा होता था। सफेद बादलों से ढका नीला आसमान, जमीन पर सब्ज़ो नीला रंग ओढ़े पुरसकूत समंदर। मारियाना सुरमई गाउन में मलबूस आसमान से उतरी कोई बड़ी महसूस हो रही थी। उसके गाउन जैसे कासनी और हल्के गुलाबी रंग के फूलों से सजा था। उसकी खूबसूरत गहरी भूरी जुल्फें सितारे टिके थे। चार हिस्सों में बंटकर इंतहाई खूबसूरती और सलीके से एक दूसरे में गूंदी हुई उसके दाएं शाने पर धरी थी। उसके हाथों में चार हिस्सों में बंटकर इंतहाई खूबसूरती और सलीके से एक दूसरे में गूंदी हुई उसके दाएं शाने पर धरी थी। उसके हाथों में ब्रूच बुके था, जिसमें सुनहरे बरगंडी करीमी रंग के हसीन गुलाब फूल मौजूद थे। मोतियों की 3 लड़ी उस बुके के एक सिरे से दूसरे सिरे को छूती झूल रही थी। मारियाना समंदर की जानिब रुख किए खड़ी थी। सूरज की किरणें उसके चेहरे का अहाता किए हुए थी। यूं महसूस होता था जैसे किसी संग तराश ने सुनहरे पत्थरों का मरमरी मुजस्मा तराश करके ऊंचा के साहिल पर एफ्तदा कर दिया हो। सुरमई कोट पैंट और सफेद शर्ट में मलबूस अरसल चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए छोटे छोटे कदम उठाता मारियाना के पहलू में आ खड़ा हुआ। एक भरपूर नजर उसके चेहरे पर मरकूज किए अरसल ने धीरे से उसके बाजू में अपना बाजू हमायल कर डाला। सुनहरे मुजस्मे में जैसे जिंदगी की लहर दौड़ गई। मारियाना बेसाख्तगी के आलम में रुख मोड़कर अरसल की जानिब देखा और बेइख्तियार मुस्कुरा उठी। बहुत इंतजार कराया तुमने, मारियाना ने मुस्कुराते हुए शिकवा किया। बस ये आखिरी इंतजार था। आज के बाद कोई इंतजार हमारे दरमियान मौजूद ना होगा। अरसल ने भी जवाबी मुस्कुराहट के साथ उसका गिला दूर किया। वो दोनों सहज सहज कर कदम उठाते गेट की जानिब बढ़ने लगे। उनके दोनों इतराफ मेहमान और उनके अपने खड़े थे। मारियाना ने कुछ फासले पर पुरशफीक मुस्कुराहट के साथ खड़ी गरैनी को देखा। उनकी आंखों में मारियाना के लिए ममता का ठाठे मारता समंदर मौजज़न था। सोफिया उनके साथ ही खड़ी उसे ममता भरी नजरों से देख रही थी। उसने सोफिया को भी मुस्कुरा कर देखा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुनिया मुकम्मल हो चुकी है। अपनी जिंदगी का गालबन वो सबसे हसीन पल जी रही थी। उसने निगाहों का रुख फेर कर अपने पहले में मौजूद अरसल को देखा।
اس کے چہرے پر اس کی مخصوص مسحور کن مسکراہٹ پھیلی تھی۔ ماریانا کا دل کیا وہ ارسل کو یوں ہی تکتی رہے اور یہ پل یہیں ساکت ہو جائے، وہ اور ارسل کسی خوبصورت فوٹو فریم میں فکسڈ ہو جائیں، زندگی کا یہ حسین پل قید ہو جائے۔ وعدہ کرو زندگی بھر اتنی ہی محبت سے مجھے دیکھتی رہو گی۔ ارسل کی نگاہیں بھلے لوگوں پر جمی تھی مگر اس کی تمام حصیں ماریانا پر مرکوز تھی۔ وہ بنا دیکھے بھی جان چکا تھا کہ ماریانا کی نگاہیں اس کے چہرے پر ٹھہر سی گئی ہیں۔ زندگی بھر، آخری سانس تک۔ ماریانا مسکرا کر نظروں کا زاویہ بدل کر سامنے گیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، آخری سانس تک؟ تم نے تو پل میں نظریں پھیر لی۔ ارسل نے ماریانا کو دیکھتے ہوئے اس کی نگاہیں پھیرنے پر مسکرا کر چوٹ کی۔ پہلو میں تم ہو اور ہماری منزل سامنے ہے، راستے پر نظر رکھنا بھی ضروری ہے سینور ارسل، ماریانا نے خوشگواریت سے جواب دیا۔ ان راستوں میں اب سے میں ہی تمہاری آنکھیں ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں ماریانا، تمہیں راستوں کی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ ارسل نے گمبھیر لہجے میں ماریانا کے کان میں سرگوشی کی۔ ماریانا دھیرے سے ہنس پڑی۔ دفتن ان دونوں کی نگاہیں بائیں جانب کھڑے فیروز حسن پر پڑی۔ وہ حماد کے ساتھ کھڑے ان دونوں کو دیکھ کر شفقت سے مسکرا رہے تھے۔